सभी क्वेश्चन को पढ़ा चुके थे और उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ा दिए थे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को पढ़ा दिए थे। तो आज जो है क्लास 10 का हिस्ट्री जो है चैप्टर जो है 2 का पढ़ाने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में देखिए क्या सब है। तो समाजवाद एवं साम्यवाद, तो इसके बारे में जो है पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवाद। पूंजीवाद वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे पूंजीवाद कहते हैं। तो चलिए समाजवाद के बारे में जानते हैं। क्या समाजवाद? समाजवाद समाजवाद वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। साम्यवाद वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो चलिए कौन कौन वर्ग है देख लेते हैं। पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग। तो समाजवाद के प्रमुख विचारक सेंट साइमन, फेरियर, लुई व रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंगल्स, ये सब था समाजवाद के प्रमुख विचारक व्यक्ति। आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। तो चलिए कौन कौन चरण है देख लेते हैं। प्रथम चरण यूपोटोनियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। तो यूटोपियन समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स से पूर्व समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन, फेरियर, लुईवा, रॉबर्ट ओवेन, ये सब था यूटोपियन समाजवादी। तो चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मन 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स ने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स के पिता कौन था? हेनरिक मार्क्स थे, जो प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स बॉन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 से विधि की शिक्षा ग्रहण की। 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स के बचपन का मित्र कौन था? जेनी। तो उससे जो है 1843 में कार्ल मार्क्स ने विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स और एंगल्स
1848 ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स और एंगल्स ये दोनों दोस्त थे। 1848 में साम्यवाद पत्र की घोषणा की दोनों मिलकर। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1848 कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अब चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते आगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण हैं। तो 6 चरण कौन कौन है देख लेते हैं। प्रथम चरण आदिम साम्यवादी। दूसरा चरण दासता युग। तीसरा चरण सामंती युग। चौथा चरण पूंजीवादी युग। पांचवा चरण समाजवादी युग। छठा चरण साम्यवादी युग। ये सब जो है 6 चरणों में जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है बांटा गया था। अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय में कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। कार्ल मार्क्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्णय। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सचिवालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया है। 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो रूस में रामनेव राजवंश का शासक था। रामनेव वंश का शासक था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस की क्रांति जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त किया गया। 1863 में रूसीकरण की क्रांति विरोध पोलो ने किया। 1804-05 के रूस जापान युद्ध में रूस हार गया और जापान जीत गया। 1905 में रूस के प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का संगठन हुआ। वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। प्लेखानोव ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1903 में पार्टी बोलोशेविक और मनशेविक में बट गया। बहुमत वाला बल बोल्शेविक कहलाया। बोल्शेविक सर्वहार क्रांति के पक्षधर थे। अल्पमत
अल्पमत वाला दल मनसेविक कहलाया। मनसेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। मनसेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। 1901 सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। 1901 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन के द्वारा चलाया गया था। सर्वहार वर्ग समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते उसे सर्वहार वर्ग कहा जाता है। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति थी, मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, औद्योगिक क्रांति की समस्या हो गई थी, रूसीकरण की नीति थी, विदेशी घटनाओं का प्रभाव था, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान था। तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय हुई थी। तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी और जापान की जीत हो गई थी। फरवरी और मार्च क्रांति भी इसे कहते, फरवरी और मार्च क्रांति। तो 7 मार्च 1917 पुराना कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद के सड़कों पर किसान और मजदूरों ने रोटी दो के नारे के साथ जुलूस निकाला। जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो सेना ने मना कर दिया। फलतः 12 मार्च 1917 पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को रूस का जार गद्दी त्याग दिया था। रूस का जार जो है गद्दी त्याग दिया था। इसे ही फरवरी या मार्च क्रांति कहा जाता है। इसे फरवरी या मार्च क्रांति कहा जाता है। नोट में क्या दिया गया है, चलो पढ़ते हैं। फरवरी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश की निरंकुश जारशाही का अंत हुआ। फरवरी क्रांति के पहले लोगों ने नेतृत्व में बुजराव सरकार का गठन हुआ। फिर केरेंस्की के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति। नवंबर 1917 में पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की जो है रूस को छोड़ के भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब चलिए लेनिन के बारे में पढ़ते हैं। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ।
लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की। लेनिन ने ट्रोत्स्की की नेतृत्व में विदेशी मामलों की सामना करने के लिए लाल सेना का गठन किया। ट्रोट्स्की ने लाल सेना की गठन की थी। लेनिन आंतरिक विद्रोही को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन किसने बनाया? तो लेनिन ने बनाया। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला रूस था। देश रूस का नया संविधान 1918 में बनाया गया था। नया संविधान 1918 में बनाया गया। रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह है, जिसे USSR दिया गया। रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक का स्थानीय समिति बनाई गई और सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी का दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। लेनिन क्या सब कार्य किया? 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया। लेनिन काम करने का अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। लेनिन उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया। लेनिन बैंक, उद्योग, जल परिवहन एवं रेल का राष्ट्रीयकरण किया। लेनिन शिक्षा पर चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच वितरण किया गया। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट नेता का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। शीतकालीन युद्ध में मिखाइल गोर्बाचोव 1950 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेंत्रिका का पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त खुलेपन की अवधारणा पेश की। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नई आर्थिक नीति 1921 में आई। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नीति की प्रमुख बातें
निम्नलिखित थी। तो चलिए क्या क्या थी इसके बारे में जानते हैं। किसानों ने अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी समिति तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। नई आर्थिक नीति की प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा था जब नई आर्थिक नीति आई थी। तो उत्पादन की कमी नियंत्रित किया गया। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में अस्तित्व वृद्धि हुई। स्टालिन लेनिन की मृत्यु 1921 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में आया। स्टालिन ने 1929 में निर्वासित कर दिया गया। स्टालिन वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन के कार्य के बारे में देखते हैं। स्टालिन ने अपने नेतृत्व में पंचवर्षीय द्वारा देश की आर्थिक काया पलट दी। 3 पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार आया। रूस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान का उन्नति भी हुआ। रूस में स्टालिन ने सामूहिक खेती आरंभ की थी। स्टालिन ने शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था की थी। सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। तेल, कोयला और स्टील उद्योगों में मुनाफे हुई। मिसाइल गार्बाचोव मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन के बाद सत्ता मिखाइल गार्बाचोव हाथों में आ गया। उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई। उनकी नीतियों से रूस में सत्ता संघर्ष होने लगा एवं गणराज्यों में स्वतंत्रता संग्राम होने लगे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूसी क्रांति के प्रभाव के बारे में चलिए पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहार लोग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इनके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप में भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों में खेमों के बीच शस्त्रों भी चलती रही। रूसी